सोचिए, मध्य पूर्व में अचानक एक ऐसा संघर्ष छिड़ जाता है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये एक ऐसा अजीब युद्ध है जहां पारंपरिक जीत हार के कोई मायने नहीं है और जिसके झटके हम सब महसूस कर रहे हैं। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ, फिर इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद ईरान की बहुत ही हैरान करने वाली युद्ध रणनीति को समझेंगे और आखिर में इसके संभावित अंजाम पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये संकट भड़का कैसे और इतनी तेजी से कैसे फैल गया? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए और ठीक एक दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत की खबर आ गई। इसके जवाब में ईरान ने भी फौरन ही पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। और एक बात साफ कर दें, ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर नहीं थे। ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर उनके रक्षा मंत्री और टॉप कमांडरों तक, इन हमलों ने ईरान के पूरे सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की जैसे कमर ही तोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा झटका था। अब सवाल ये उठता है कि मध्य पूर्व की ये लड़ाई बाकी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है? भाई, इसका असर सीधा सीधा हम सबकी जेब पर यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और इस पूरे आर्थिक भूचाल का जो केंद्र है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे समझिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मेन पाइपलाइन, और अब ये सीधे सीधे जंग के खतरे में आ गई है। देखिए, हमलों के शुरू होते ही तेल की कीमतों में तो जैसे आग ही लग गई। एक वक्त पर तो कच्चा तेल लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की इतनी अहमियत है क्यों। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का 27% कच्चा तेल जो समंदर के रास्ते जाता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि ये संघर्ष अकेला ही दुनिया भर में महंगाई को 2.5% तक बढ़ा सकता है। मतलब दुनिया भर में चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। और इससे ना एक बहुत ही खतरनाक चीज का डर पैदा हो गया है, जिसे इकोनॉमिस्ट स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसी बुरी हालत है जहां महंगाई तो आसमान छूती है, लेकिन देश की तरक्की रुक जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे संघर्ष के सबसे पेचीदा और सच कहूं तो हैरान करने वाले पहलू पर। यहां एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इतना भारी नुकसान झेलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ईरान ये जंग हार रहा है तो फिर वो लड़ क्यों रहा है? आखिर वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? और इसका जवाब ईरान की रणनीति में छिपा है। देखिए, उनका लक्ष्य जंग जीतना है ही नहीं। असली मकसद है इस लड़ाई को अपने दुश्मनों के लिए इतना महंगा और इतना दर्दनाक बना देना कि वो इसे और ज्यादा झेल ही ना पाएं और थक हार कर बातचीत की मेज पर आ जाएं। और ये जो रणनीतिक सोच का फर्क है ना, वो साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान की सेना तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान लगातार बार बार पूरे इलाके में जवाबी हमले कर रहा है। और बात सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है। ईरान शांति के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रख रहा है जो सुनने में ही बड़ी लगती हैं। वो चाहता है कि युद्ध के नुकसान का हर्जाना मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए नए सुरक्षा नियम बने, और तो और अमेरिका और खाड़ी देशों के दशकों पुराने रिश्तों में भी बदलाव हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस खतरनाक मोड़ का अंजाम क्या हो सकता है? चलिए कुछ संभावित नतीजों पर नजर डालते हैं। देखिए, आगे के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। एक तो अच्छी संभावना है, लेकिन उसकी उम्मीद कम है कि बातचीत जल्द शुरू हो और तेल की कीमतें नीचे आ जाएं। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये लड़ाई हफ्तों तक चलेगी, फिर एक तनाव भरा समझौता होगा और तेल की कीमतें तब भी ऊंची ही रहेंगी। मतलब ये अस्थिरता जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। हो सकता है ईरान की ये रणनीति उसी पर भारी पड़ जाए। ईरान के इन हमलों की वजह से खाड़ी के कई देश अब उससे ही अपना सबसे बड़ा और लंबे समय का खतरा मानने लगे हैं, और वो चुपचाप अमेरिका और इजराइल के और भी करीब जा रहे हैं। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब बातचीत और डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या किसी देश के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की यही नई रणनीति है कि जंग को दुश्मन के लिए इतना महंगा बना दो कि वो उसे लड़ ही ना पाए? ये आज के दौर के युद्धों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।